उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने एक दिन पहले 40 मकानों पर नोटिस चस्पा किया था। दरअसल लोगों ने तालाब की 8 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया था। बुलडोजर कार्रवाई के डर से इलाके में अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि संभल के हातिम सराय इलाके में तालाब पर अवैध तरीके से बने मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने तालाब की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिस पर लोगों ने 80 मकान बना लिए थे, जिनमें 40 मकानों को नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन लोगों ने अपने मकानों के बाहर लगे नोटिस को हटा लिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन रुकने वाला नहीं है। इसी वजह से इलाके में सन्नाटा पसर गया है। संभल प्रशासन ने संभल के हातिम सराय इलाके में 40 मकानों पर नोटिस चस्पा किया और बताया कि 15 दिनों के अंदर वो अपने मकान को खाली कर दें। प्रशासन ने चेतावनी दी कि 15 दिनों में मकान खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाकर सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएंगे। मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये है कि रजा ने युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काने के लिए 300 वीडियोस भेजे थे और इन्हीं वीडियो के जरिए वो दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए 13 टीमें भी तैयार कर ली थी और इन 13 टीमों को अलग अलग जिम्मा दिया गया था। किसी का काम जिहाद करना तो किसी का फंड जुटाना, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाना, और ये सब यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए रजा मोहम्मद ने उगला है। जांच एजेंसियों के रडार पर ये टीम न आ सके, इसके लिए विशेष तौर पर इस टीम का नाम रखा गया था और एक टीम को दूसरे टीम के बारे में जानकारी ना हो सके, इसके लिए भी उसने तमाम तरह के प्रयोग कर लिए थे। रजा ने बताया कि युवाओं को 300 से ज्यादा भड़काऊ वीडियो भेजे, वीडियो कॉल के जरिए ग्रुप के लोगों को बरगलाया। इसी कट्टरपंथी की निशानदेही पर लखनऊ में एटीएस ने छापेमारी की और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सभी के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। कॉल डिटेल की जाँच हो रही है। केरल और यूपी के अन्य शहरों में रजा के करीबियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। रजा की जिहादी सोच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रच रहा था। दिवाली से पहले वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, लेकिन एटीएस ने उसे और उसके साथियों को धर दबोचा। मुजाहिदीन आर्मी का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मोहम्मद रजा ने 13 टीमें बनाई थी और उनसे कहा गया था कि जिहाद के लिए आका ने उन्हें चुना है। पहला ग्रुप शरिया कानून लाने के लिए पैसा जुटा रहा था, दूसरा ग्रुप जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ता था और तीसरे ग्रुप का काम था सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ फैलाना। चौथी टीम को जिम्मा था घटनाओं पर नजर रखने का, वहीं 5वां ग्रुप हिंदू धर्म गुरुओं के बयान पर नजर रख रहा था। छठा ग्रुप कोऑर्डिनेशन और 7वां डॉक्यूमेंटेशन, 8वां ग्रुप मिशन के लिए चीजें जुटाता था तो 9वां ग्रुप हथियार इकट्ठा करता था। 10वें ग्रुप को नक्शे और जगह पता करनी थी, 11वें ग्रुप को जांच एजेंसियों पर नजर रखनी थी और 12वां ग्रुप जिहादी साहित्य बटोर कर फैलाता था। वहीं आखिरी ग्रुप को नए नए ठिकानों के इंतजाम का जिम्मा मिला था। अगली खबर का रुख करेंगे। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट जरूरी कर दी थी। मकसद था कांवड़ियों की शुद्धता बनाए रखना और मिलावटखोरों से बचाना। अब वहीं योगी मॉडल दिल्ली में लागू करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी विधायक समेत कई हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है और इसके लिए हिंदू संगठन के नेता दिल्ली सड़कों पर उतर आए। हिंदू संगठन के नेता जय भगवान गोयल लोगों के साथ एक दुकान पर पहुंचे, जिसका नाम चौहान था, लेकिन मालिक का नाम सलमान। वो नाम सलमान है और लिख रखा चौहान पनीर, का क्या मतलब है? नहीं, चौहान है, चौहान है, चौहान। चौहान कैसे होगे तुम? बुलंदशहर गए, चौहान हम चौहान। दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर दिल्ली में लोगों ने भी समर्थन किया। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो होना वो लिखना चाहिए ताकि लेने वाले को पता रहे कि हम सामान कहाँ से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये मुसलमान है तो इसको अपना नाम मुसलमान का लिखना चाहिए। अगर किसी की इच्छा होगी मुसलमान से सामान लेना तो मुसलमान से सामान लेगा। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और ढाबों पर नेम प्लेट जरूरी कर दिया था। वहीं योगी मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है, जिससे शुद्धता बनी रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खुद को मजबूत कर रही है और 2027 में सत्ता में लौटने की हर संभव कोशिश भी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी से उसका मुरादाबाद का कार्यालय ही छिनने वाला है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब इस दफ्तर को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। और नोटिस में साफ लिखा है कि जिस जमीन पर कार्यालय बना है वो नजूल की भूमि है, जो नगर निगम के क्षेत्र में आती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को इसे खाली करना होगा और उसी के लिए आज प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। खाली करेंगे जो भी है, उस पर डेट तो बताएंगे कार्यक्रम को।
उसके बाद ही देखते हैं। डेट हमें बता दीजिए तो हम बता देंगे, सब चेक कर लेंगे। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह की पुण्यतिथि है। ऐसे में सपा नेताओं की मांग है कि 10 तारीख के बाद कार्यालय में रहने दिया जाए। जैसे ही सनातनियों के त्योहार आते हैं, कुछ लोगों को इसमें परेशानी नजर आती है और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर त्योहारों में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा हिंदू संगठन कहते हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मंदिर में माइक पर भजन बजाने के बाद मुसलमानों की एक टोली सामने आ गई और हिंदुओं को माइक पर भजन बजाने से रोकने की धमकी देने लगे। दरअसल मंदिर में माइक के जरिए भजन चलाए जा रहे थे, तभी कुछ मुस्लिम लोग सनातनियों से विवाद करने आ जाते हैं। मंदिर से जुड़े लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन भाईजान सुनने को तैयार नहीं थे और तो और बाप दादा वाली धमकी देने पर आ गए। हिंदू लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को सुलझाया। मंदिर में कोई कार्यक्रम होगा तो माइक बजा सकते हैं, दोनों पक्ष में आम सहमति है, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब हिंदुओं को लाउडस्पीकर से दिक्कत नहीं, तो फिर भाईजान को माइक पर भजन चलाने से क्या परेशानी है? बंगाल में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और एमएलए शंकर घोष पर भीड़ ने आज हमला बोल दिया। सांसद और विधायक नागरकाटा में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हो गया। हमले में मालदा नॉर्थ से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए। सांसद को सिर पर पत्थर लगने से गहरी चोट आई, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर शंकर घोष भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। बीजेपी ने इस घटना पर टीएमसी को निशाने पर लिया है। पूरी तरीके से प्लान करके किया गया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सीएम का भी इसमें उनका भी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है सीएम की जानकारी बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। जलपाईगुड़ी के नागरकाटा में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण कर रहा था। इसी दौरान ये हिंसा हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब बीजेपी इस हमले के लिए सीधे ममता सरकार पर आरोप लगा रही है।